हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 19 क्लास 80। ये यूजीसी नेट ऑनलाइन क्लासेस की कंप्लीट क्लास है। टॉपिक का नाम है काव्य शास्त्र। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेलिस्ट में आपको हिंदी साहित्य पर 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांत। अब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में। साहित्य शास्त्र को ही प्राचीन काल में काव्य शास्त्र कहा जाता था। उस समय साहित्य शास्त्र में अलंकार, रस, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य आदि संप्रदायों द्वारा सिद्धांतों का साहित्य पर पूर्ण रूप से वर्चस्व था। अतः इन सभी सिद्धांतों या गुणों से युक्त शास्त्र ही साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र कहा गया। काव्य शास्त्र। प्राचीन समय में आदिकाल एवं मध्यकाल काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र तथा अलंकार शास्त्र कहा जाता था। साहित्य शास्त्र में प्रथमतः अलंकार ही काव्य का सर्वस्व था। अलंकार के गहन विश्लेषण को वक्रोक्ति और अर्थ समीक्षा से ध्वनि के सिद्धांत को स्पष्ट स्वरूप मिला। अंततः रस, ध्वनि, गुण आदि काव्य तत्वों के समावेशन के कारण साहित्य शास्त्र को संभवतः काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र कहा गया। आधुनिक साहित्य में साहित्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहित शब्द से हुई है। संस्कृत में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, साहित्येन भावः स साहित्यम, अर्थात जो हित के भावों से परिपूर्ण है वही साहित्य है। साहित्य में यत प्रत्यय लगाकर साहित्य शब्द बना है। अंग्रेजी में लिटरेचर शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है, व्यापक अर्थ में तथा संकुचित अर्थ में। व्यापक अर्थ में यह संपूर्ण वाङ्मय का बोध कराता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण विषयों का साहित्य आ जाता है। संकुचित अर्थ में यह साहित्य का तात्पर्य रसात्मक साहित्य से है। इसके अंतर्गत उपन्यास, कविता, नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र आदि सभी विधाएं आ जाती हैं। काव्य लक्षण। काव्य शास्त्र के स्वरूप को समझने के लिए कालांतर में विभिन्न काव्य संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें काव्य तथा उसके लक्षणों पर आचार्यों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। उन्होंने अपने अपने मत को प्रमुखता देते हुए विभिन्न काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं। यद्यपि उन सभी मतों को सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता है। यहाँ हम संस्कृत, हिंदी तथा अंग्रेजी के प्रमुख आचार्यों तथा समीक्षकों द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों की विस्तृत विवेचना करेंगे। संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण निम्नलिखित हैं। आचार्य भामा 6ठी शताब्दी के प्रमुख संस्कृत आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। यहाँ सहित शब्द भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। सहित के यहाँ दो अर्थ हो सकते हैं, हित सहित और साहित्यिक समन्वय। हित सहित लेने पर भामा की परिभाषा होगी, शब्द और अर्थ के लोक कल्याणकारी भाव को काव्य कहा जाता है। परंतु साहित्यिक समन्वय अर्थ लेने पर परिभाषा का स्वरूप इस प्रकार होगा, शब्द और अर्थ के साहित्यिक समन्वय को काव्य कहा जाता है। आचार्य दंडी 7वीं शताब्दी के संस्कृत आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली, अर्थात इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली तो काव्य का शरीर मात्र है। यहाँ स्पष्ट है कि आचार्य दंडी शब्द और अर्थ को काव्य का केवल शरीर मानते हैं, काव्य की आत्मा नहीं। वस्तुतः आचार्य दंडी अलंकार काव्य के प्रणेता थे। उनके अनुसार बिना अलंकार काव्य की सृष्टि असंभव है। आचार्य वामन के अनुसार, आचार्य वामन 8वीं शताब्दी के संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया था।
उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। काव्य शब्दोयम गुणालंकारः संस्कृतयो शब्दार्थयोर वर्तते, अर्थात गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ ही काव्य के रूप में जाना जाता है। आचार्य वामन ने आचार्य भामा व आचार्य दंडी से अधिक परिष्कृत काव्य की परिभाषा दी है। उन्होंने गुण व अलंकार युक्त शब्दार्थ को काव्य माना है। अपने काव्य लक्षणों में वामन ने दोषहीनता को भी स्थान दिया है। आचार्य रुद्रट 9वीं शताब्दी के संस्कृत कवि थे। उन्होंने आचार्य भामा का अनुकरण करते हुए शब्द व अर्थ को ही काव्य माना। उनके अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्यम ही काव्य की उचित परिभाषा है। अलंकारवादी होते हुए भी आचार्य रुद्रट ने रस के सिद्धांत को अपने काव्य में अलंकारों की सत्ता माना है। फिर है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट जो कि 12वीं शताब्दी के संस्कृत विद्वान थे, उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में काव्य की निम्न परिभाषा दी है। तद्दौसो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि, अर्थात काव्य वह शब्द तथा अर्थ है जो दोषहीन गुण से अलंकृत तथा कभी कभी अलंकारहीन होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के 4 लक्षण हैं। शब्दार्थों मम्मट ने काव्य को शब्द तथा अर्थ का योग माना है। उन्होंने आचार्य भामा, वामन, रुद्रट आदि काव्याचार्यों का अनुसरण किया। इस मत के अनुसार काव्य ना तो शब्द के सौष्ठव का परिणाम है और ना ही अर्थ के सौंदर्य का। इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों काव्य की सृष्टि करते हैं। अदोसौ मम्मट के अनुसार काव्य दोषहीन होना चाहिए। आचार्य वामन ने भी अपने काव्य को दोषहीन माना है, परंतु आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य कभी दोषहीन हो ही नहीं सकता। कवि कितना भी सावधान हो लेकिन काव्य में दोष आ ही जाता है। विश्वनाथ कहते हैं कि काव्य में दोष होने पर भी उसका काव्यत्व बना रहता है, भले ही सौंदर्य में थोड़ा बहुत व्याघात आ जाए। सगुणव मम्मट ने काव्य को गुण युक्त माना है, लेकिन यहाँ आचार्य विश्वनाथ मम्मट से सहमत नहीं होते हैं। उनके अनुसार गुण शब्द अर्थ के नहीं अपितु रस के धर्म हैं। मम्मट के काव्य में गुण के पक्ष में आचार्य बलदेव उपाध्याय अपना मत रखते हुए कहते हैं कि अभिव्यक्ति गुण की सत्ता पर ही निर्भर करती है। अनलंकृति पुनः क्वापि, आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार काव्य का आवश्यक तत्व नहीं है। मम्मट का मानना है कि अलंकार के ना होने से काव्य का काव्यत्व नष्ट नहीं होता। अलंकारवादी आचार्यों ने मम्मट के इस मत की आलोचना की है। वस्तुतः आचार्य मम्मट रसवादी कवि थे, इसलिए उन्होंने काव्य में गुण और रस पर बल दिया है। आचार्य विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य थे। उन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की। आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन करते हुए उन्होंने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। इस परिभाषा में रस को ही काव्य माना गया है, जबकि पूर्व आचार्यों ने काव्य में शब्द, अर्थ, अलंकार और सगुण की निष्पत्ति की है। बाबू गुलाब राय ने उपर्युक्त परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वाक्य से कला पक्ष तथा रसात्मकम से अनुभूति पक्ष की अभिव्यंजना होती है, परंतु डॉक्टर भगीरथ मिश्र के अनुसार यदि रस को ही काव्यार्थ लें तो काव्य क्षेत्र संकीर्ण हो जाता है। पंडित जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में काव्य के निम्न लक्षण बताए हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। यहाँ रमणीय शब्द अस्पष्ट है। बाबू गुलाब राय के अनुसार यहाँ रमणीय का अर्थ मन को लीन करने वाला या रमाने वाला है। उनका मानना है कि रमणीयता के अंतर्गत रसात्मकता तथा अलंकारादि के चमत्कार भी आ जाते हैं। अतः यहाँ रमणीय शब्द का अर्थ व्यापक रूप से लिया जा सकता है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने उक्त व्याख्या की आलोचना की है। उनके अनुसार शब्द में अर्थ की रमणीयता नहीं रहती, बल्कि वाक्य से रमणीयता प्राप्त होती है। अतः शब्द के स्थान पर वाक्य का प्रयोग करना चाहिए।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आचार्य मम्मट ने काव्य की जो परिभाषा व लक्षण दिए हैं वो उपयुक्त व तर्कसंगत है। मतलब जो आचार्य मम्मट ने काव्य की परिभाषा बताई है वही उपयुक्त है और तर्कसंगत है। हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य लक्षण। हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों ने काव्य के लक्षणों पर विचार किया है। आचार्य केशवदास जी कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता भित्त। अर्थात जिस प्रकार सुवर्ण वाली सुलक्षणी सरस स्त्री बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार बिना अलंकारों के कविता शोभायमान नहीं होती। चिंतामणि कहते हैं, सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। अर्थात सगुण अलंकार सहित दोष रहित शब्दार्थ को काव्य कहते हैं। इस प्रकार रीतिकालीन विद्वानों ने अनेक काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं, फिर भी उनमें मौलिकता का अभाव है। आधुनिक युग के विद्वानों व आचार्यों ने काव्य लक्षणों की मौलिकता पर विचार किया। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम कविता है। अतः इस परिभाषा के अनुसार कविता प्रभावी और मनोरंजक होनी चाहिए। बाबू गुलाब राय ने काव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रिय देने वाली अभिव्यक्ति है। उपर्युक्त परिभाषा में काव्य का मूल आधार भाव प्रवणता को ही माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। उपर्युक्त परिभाषा में स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने काव्य में रसात्मकता और भावनात्मकता को प्रधानता दी है। इस परिभाषा में रस को प्रमुखता दी गई है और अलंकार उक्ति वैचित्र आदि गौण हैं। अतः उक्त परिभाषा भी संकीर्ण कही जा सकती है। पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। पाश्चात्य समीक्षकों के कवियों ने काव्य के जो लक्षण प्रस्तुत किए हैं उनमें कुछ भाव प्रधान है तो कुछ कला पक्ष को काव्य में स्थान देते हैं। हडसन ने कहा, कविता कल्पना और भाव के द्वारा जीवन की व्याख्या है। यहाँ हडसन ने कविता में कल्पना और भाव को प्रधानता देते हुए उसे जीवन से जोड़ा है। हडसन का यह मत भारतीय आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए काव्य लक्षणों के लगभग समान प्रतीत होता है। कॉलरिज के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द काव्य है। उक्त परिभाषा में कॉलरिज ने काव्य के कला पक्ष को प्रमुखता दी है। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार मूलतः काव्य जीवन की आलोचना है। यहाँ उक्त परिभाषा से काव्य का कोई लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है, परंतु यहाँ यह स्पष्ट है कि काव्य का जीवन से गहरा संबंध है। निष्कर्षता हिंदी आचार्यों और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समयानुसार काव्य की परिभाषा बदलती रहती है। उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में नई कविता खरी नहीं उतरती। अतः काव्य का सार्वभौमिक लक्षण यह हो सकता है, मानवीय अनुभूतियों की भाषा द्वारा की गई रसात्मक व कलात्मक अभिव्यक्ति को काव्य कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।